Now, as we can see that students are eagerly waiting for our toppers to share their plans and strategies with us. So without any further delay, I would like to request our second ranked topper, Anuji, to come up on stage and to share a few things and strategies that how to crack IAS. Come. Good afternoon, everyone. First of all, thank you, sir, for giving me the opportunity to interact with the young aspirants. Really, it's a very happy feeling. जब से रिज़ल्ट आया है तो ऑफ कोर्स बहुत खुशी है और ये जो इंटरेक्शन वगैरह के मौके मिलते हैं आई रियली लाइक दैम क्योंकि व्हेन आई रिकॉल माय डेज़ जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं बहुत ज़्यादा आई वाज फुल ऑफ डाउट्स फियर्स ये लगता था पता नहीं होगा या नहीं होगा बहुत बार बहुत लो फेजेस भी आए गाइडेंस एज सच कोई अवेलेबल नहीं थी मतलब सेल्फ प्रिपरेशन किया था सेल्फ स्टडी से स्टार्ट किया था व्हेन आई लेफ्ट माय जॉब इन 2016 जून उस टाइम पे मैं ऑनेस्टली दिल से बता रही हूँ मैंने जॉब छोड़ दी थी और प्रिपरेशन का सोच लिया था इसलिए जॉब छोड़ दी थी जिस दिन जॉब छोड़ के घर आई उस टाइम थोड़ा लगा तुझे कुछ पता भी है इस एग्ज़ाम के बारे में व्हाट इट इज़ अबाउट आई सीरियसली डिडंट इवन नो कि प्री के मार्क्स मतलब ऐड नहीं होते हैं उसके बेसिस पे डिसाइड नहीं होता है जिस दिन मैं प्री दे के आई थी जून में आई लेफ्ट द जॉब अगस्त में आई अपीयर्ड फॉर प्री दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट आई हैव क्लियर्ड इन माय सेकंड अटेम्प्ट तो जो मैंने फर्स्ट अपना प्री दिया था वो आने के बाद मैं अपनी मॉम को बोल रही थी हाँ इस कट ऑफ से ना 121 के करीब बन रहे हैं तो क्लियर हो गया तो मेरा इंटरव्यू देना तो पक्का है आई डेंट इवन नो कि प्री के बेसिस पे इंटरव्यू नहीं देते हैं मेन्स के बेसिस पे इंटरव्यू में अपेयर होते हैं वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज़ बच्चों आप जहाँ पे भी जिस भी स्टेज पे हो ना इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि यू आर गोइंग टू गिव योर बेस्ट शॉट तो ट्रस्ट मी हाफ द बैटल इज़ वन ठीक है तो कहीं पे भी हो डाउट्स हैं फियर्स हैं पता नहीं है क्या करना है क्या सोर्सेज प्रिपेयर करने हैं सो नथिंग मैटर्स व्हाट मैटर्स इज़ कि आप कितना डिलीजेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं मैं अब अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूंगी कि किस तरीके से प्री किस तरीके से मेंस एंड किस तरीके से इंटरव्यू टैकल किया सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू बिगिन विथ जब मेरा पहला प्री नहीं निकला था प्री देने के बाद मैंने अपना मेंस के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि तो कुछ तैयारी नहीं थी अगर प्री निकल भी जाता तो कुछ नहीं होना था क्योंकि सोशोलॉजी माई ऑप्शनल एट्सेट्रा मैंने टच नहीं कर रखा था तो प्री देते ही मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया बिल्कुल भी थिंकिंग अबाउट कि निकलेगा या नहीं निकलेगा आई इमीडिएटली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस तो गाइज आपको भी नेक्स्ट ईयर आई थिंक मोस्ट ऑफ यू आर फ्रेशर्स हियर राइट सो योर बैच इज़ बिगिनिंग ओनली राइट तो ठीक है तो जब भी मतलब आपके लिए एडवाइस है नेक्स्ट ईयर जैसे ही आप प्री देते हैं ना तो डोंट बॉदर अबाउट कि इस की से मेरे इतने बन रहे हैं इस की से इतने बन रहे हैं माई सिंसियर एडवाइस विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे अ सिंगल मोमेंट आप प्रॉपरली अपनी मेंस की प्रिपरेशन के लिए लग जाइएगा ठीक है नाउ टॉकिंग अबाउट माई स्ट्रैटेजी तो मैंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अगस्त 16 में मैंने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी हालांकि उस टाइम पे मेरा बेस बहुत वीक था एंड आई हैड नॉट डन रियली मच ऑफ द ग्राउंड वर्क तो उसके पर्सपेक्टिव से मैं आपको बोलना चाहूँगी कि पहले अपना थोड़ा सा कोशिश कर लेना जो भी आपको क्लास में पढ़ाया जाता है कोचिंग इंस्टीट्यूट पे पढ़ा रहे हैं पहले अपना बेसिक पोर्शन कंप्लीट कर लो चाहे वो अपना एनसीईआरटीज़ में से कर रहे हो स्टैंडर्ड बुक्स में से कर रहे हो या जो सर करा रहे हैं जब आपका थोड़ा सा ग्राउंड बन जाता है फाउंडेशन बन जाता है देन डू स्टार्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ठीक है देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट व्हेन आई स्टार्टेड विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो देयर इज़ अ वेबसाइट कॉल्ड इनसाइट्स ऑन इंडिया बेसिकली मेरी प्रिपरेशन का अ मेजर पार्ट इज़ डिवोटेड टू दैट वेबसाइट मैंने वहीं से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की थी वहीं से मैं अपना करंट अफेयर्स पढ़ के आई यूज़ टू सॉल्व डेली का MCQs जो 7-8 MCQs रहते हैं तो उससे थोड़ा सा करंट अफेयर्स में भी क्लैरिटी आ जाती थी व्हेन यू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर स्टडी तो पता चलता है कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग हुई है किसी टॉपिक की तो प्रिपरेशन अपनी इंटीग्रेटेड रखिएगा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ प्री की कर रहे हैं अभी जब आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा तो ऑफकोर्स देयर आर टीचर्स टू गाइड यू वो बहुत मेथोडिकल सिस्टमैटिक वे में दे विल टेक यू टू द स्टेज ऑफ प्री एंड ऑफकोर्स देन मेंस तो मेंस को माइंड में रख के करिएगा
जब आप किताब की कोई पहली रीडिंग लेते हैं, फॉर एग्जांपल एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इट हैपेंड विद मी कि पहली पूरी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद या फॉर दैट मैटर लक्ष्मीकांत पढ़ने के बाद आई थॉट हाँ हो गई, चलो एक तो बुक हो गई। उसके ऊपर बेस्ड मैंने जो लक्ष्मीकांत के पीछे जो एमसीक्यूज थे ना, व्हेन आई ट्राइड सॉल्विंग दैट, ट्रस्ट मी मुझे मतलब एक आधा क्वेश्चन तुक्के से सॉल्व हो गया तो हो गया, मेरा एक क्वेश्चन नहीं राइट हुआ था। ठीक है, सो व्हाट मैटर्स इज़ कि आप कितनी कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ रहे हैं। हम बोल देते हैं कि किताब को रीड करना है, बट ट्रस्ट मी आपको रीड नहीं करना है, आपको उसको लर्न करना है, आपको मेमोराइज करना है। और वो कैसे पता चलेगा कि कौन से फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी डेफिनेशन याद करनी है, किस किस पॉइंट पे बिल्कुल एम्फेसाइज करना है। कुछ आपको टीचर्स बताएंगे, कुछ आप अपना पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखिए, अपना एमसीक्यूज़ वगैरह सॉल्व कर लीजिए। कोई भी टॉपिक करते ही उसके ऊपर ना क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, एमसीक्यू तो ज़रूर से भी ज़रूर। उससे ये पता चलता है कि आपने जो पढ़ा है किस अप्रोच से पढ़ना चाहिए था। परहैप्स आपने सिर्फ रीडिंग ले ली है बट यू नीडेड टू मेमोराइज। तो अगस्त 16 से मैंने अपना आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सिक्योर इनिशिएटिव होता है इनसाइट्स ऑन इंडिया का, वो स्टार्ट कर दिया था। एंड शुरुआत में द क्वालिटी ऑफ माई आंसर्स यूज टू बी वेरी बैड। आई यूज टू कंपेयर दैट विद वॉट फेलो एस्पिरेंट्स पर राइटिंग ऑन दैट प्लेटफॉर्म। तो आप जब भी क्लास में भी अपना आंसर राइटिंग कर रहे हैं, गेट इट इवेल्युएटेड थ्रू योर टीचर्स, गेट इट इवेल्युएटेड बाय योर फ्रेंड्स, थोड़ा सा कंपेयर करते चलिए, क्योंकि दिस एग्ज़ाम इज़ extremely competitive, we all know it. So where you will score or you will stand out rest apart from the crowd is कि आपका content कितना अच्छा है, आपका presentation कितना अच्छा है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, फ्रेंड से इवैल्यूएट करा लीजिए, अपने टीचर से इवैल्यूएट करा लीजिए। स्टार्टिंग से ही माइंड में फोकस रखना है कि हाँ हमें तो मेंस लिखना है, तो मेंस के पर्सपेक्टिव से किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए। तैयारी इंटीग्रेटेड रखनी है। तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस शुरू की अगस्त 16 से लगभग जनवरी 2017 तक, विदाउट फेलिंग अ सिंगल डे। आई रोट सम 7 to 8 आंसर्स ऑफ सिक्योर इनिशिएटिव एवरी सिंगल डे। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ था, आंसर्स की स्ट्रक्चरिंग बहुत इंप्रूव हो गई थी, टाइम मैनेजमेंट मुझे करना आ गया था। व्हेन आई स्टार्टेड आई यूज टू राइट समथिंग लाइक 1 क्वेश्चन इन 15 to 20 minutes, और वो 2.5 पेज का मैं ऐसे लिख देती थी। एंड आई यूज टू फील कि इसे शॉर्ट डाउन कैसे करना है, हाउ टू प्रेजेंट इट इन अ बेटर मैनर। मैं इसलिए बता रही हूँ, जब आप भी शुरुआत करेंगे ना, तो परहैप्स आपको भी एक आंसर लिखने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। आपको ये नहीं समझ आएगा मैं स्टार्टिंग कहाँ से करूँ, कुछ कैची सा क्या बनाऊँ या क्या अलग लिखूँ। बट वेरेवर यू आर, स्टार्ट। ओके, स्टार्ट विद डाउट, स्टार्ट विद फियर, बट स्टार्ट। बस एक बार शुरुआत कर दी ना, तो देयर इज़ नो लुकिंग बैक। और ओके, सो दिस अबाउट या आंसर राइटिंग। ऐसे करते रहिए। आंसर राइटिंग जब आपको सर क्लास में कोई भी टॉपिक करा रहे हैं, बच्चों घर जाके उसे रिवाइज ज़रूर कर लेना। ठीक है, कई बार बहुत मैंने देखा है बच्चे इंस्टीट्यूट पे पढ़ रहे हैं, घर आने के बाद फिर हिंदू पढ़ रहे होते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी साइमल्टेनियसली चला देते हैं। बट जब तक आप रिविजन नहीं लोगे, कोई भी एक सोर्स है उसे अपना बेस लगा के चलो कि ये मेरा बेस है जो क्लास में आपका कवर हो रहा है, उसे मेक इट अ पॉइंट कि घर जाके उसे रिवाइज ज़रूर 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 कर लो। बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। आप लोग जस्ट अभी स्टार्ट ही करेंगे, बट इसे डोंट जस्ट फॉरगेट इट। ठीक है, क्लास में जो भी हुआ है उसे रिवाइज ज़रूर करना है। उसके बाद आती हैं जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, एनसीईआरटीज़ वगैरह वगैरह। सी बच्चों, एनसीईआरटीज़ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। द वे दीज बुक्स हैव बीन रिटन, द वे दे परहैप्स इनिशिएट अ चैप्टर, द वे दे ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड अ टॉपिक। वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है ना, वो कुछ बूझो करके आता है कि बूझो इज़ आस्किंग अ क्वेश्चन एंड द गर्ल इज़ रिस्पॉन्डिंग, सॉर्ट ऑफ दैट वे। तो उसे थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा। एनसीईआरटीज़ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी जो लैंग्वेज होती है, द काइंड ऑफ वर्ड्स दैट दे यूज़, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं ना, इंक्लूसिविटी, इगैलिटेरियनिज्म, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी वी वांट एन इंक्लूसिव सोसाइटी, व्हाट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी वी वांट एन इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी। ये कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड टेक्निकल वर्ड्स। और ये अगर आप अपने जीएस के आंसर्स में लिखेंगे तो दैट शोज़ कि हाँ बंदे को नॉलेज भी है और उसे बड़े ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। तो ट्राई टू फाइंड आउट सच वर्ड्स। हर एक सब्जेक्ट में है ये। एथिक्स में आपके आ जाएंगे फॉर एग्जांपल इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, एफिशिएंसी, ऑनेस्टी एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो उन सब वर्ड्स पे की वर्ड्स जो होते हैं उनका बड़ा बड़ा ध्यान रखिएगा। स्टार्टिंग से ही उन्हें क्रैम करना शुरू कर दो कि कोई भी आंसर आएगा ना क्लाइमेट से रिलेटेड आएगा तो फॉर एग्जाम्पल आई एम सपोज टू राइट द वर्ड सस्टेनेबिलिटी, कि डेवलपमेंट शुड बी सस्टेनेबल। तो उन वर्ड्स का एक अपना ग्लॉसरी बना के रखिएगा कि दीज आर द वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू यूज मल्टीपल टाइम्स इन परहैप्स माई आंसर्स।
इसके बाद बात करते हैं प्री की। आंसर राइटिंग वगैरह प्रैक्टिस करते रहिए, मल्टीपल रिविजन्स लेते रहिए। जब प्री नज़दीक आ जाता है ना, तो मैं बोलूँगी कि उससे लगभग 2 महीने पहले डेडिकेटेड स्टडी स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, विच शुड बी डेडिकेटेड टुवर्ड्स प्री। उस टाइम पे अपना ऑप्शनल भूल जाइए, अपना GS मेंस भूल जाइए, एंड योर फोकस शुड बी ऑन स्टैटिस्टिक्स, कमेटी रिपोर्ट्स, क्या क्या नया चल रहा है, स्टफ लाइक दैट। पेपर इतना डायनामिक है बच्चों, आपने भी देखा ही होगा जो अब की बार हमारा प्री आया है, इट वाज एक्सट्रीमली टफ, वन ऑफ द टफेस्ट इन लास्ट 20 ईयर्स। सो यू नेवर नो, मतलब किसी की कही हुई थियोरी पे मत चलिएगा। मतलब मैंने ये देखा है, बहुत लोग ऐसे होते हैं हुसे कि हाँ मैं तो बोल रहा हूँ अब की बार देखना करंट आएगा, नेक्स्ट टाइम देखना स्टैटिक आएगा, अब की बार UPSC ने करंट पूछ लिया। इस तरीके की थियोरीज़ में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना है, अपनी तरफ से पूरा एम्फेसिस रखना है आपको सभी चीज़ों पे। यू कैन नेवर प्रिडिक्ट, नोबडी कैन प्रिडिक्ट, UPSC इटसेल्फ डजंट नो कि किस तरीके का पैटर्न नेक्स्ट ईयर देने वाली है। ओके, प्री या तो डेडिकेटेड स्टडी आपकी जो प्री की स्टार्ट हो जाती है, वो 2 महीने बिल्कुल ज़रूर करिए। टेस्ट सीरीज़ कोई भी ज्वाइन करिए, बट उसे डिलीजेंटली करिए, कोई भी टेस्ट सीरीज़। लोग बोलते हैं जनरली कि कायदे से 2 टेस्ट सीरीज़ कर लीजिए, मैंने एक ही करी थी। तो अगर आप एक भी कर लें, बहुत अच्छे से कर लें, तो ये लगा लीजिए 32-35 टेस्ट होते हैं, 100 क्वेश्चन ईच, आज 3500 क्वेश्चन में से निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं से डेली MCQs कर रहे हैं, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट के रेगुलरली टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो मतलब अच्छा खासा 7-8 हज़ार का क्वेश्चन बैंक या परहैप्स कंटेंट में से आप निकल चुके होंगे, विच इज़ क्वाइट वास्ट। तो टेस्ट सीरीज़ इज़ नॉन निगोशिएबल। लास्ट मोमेंट तक बिल्कुल भी मत छोड़ना कि लास्ट के 1 महीने में मैं टेस्ट सीरीज़ करूँगा। ट्रस्ट मी, एक टेस्ट अच्छे से करने में ना मतलब आधा दिन निकल जाता है। 2 घंटे बैठ के आराम से वो टेस्ट अटैम्प्ट करो, उसके बाद चेकिंग वेकिंग करोगे, 15-20 मिनट उसमें लगाओगे, फिर थोड़ा सा डिप्रेस होगे जब मार्क्स कम आएंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है फिर उसे एनालाइज वगैरह करने में। और क्वेश्चंस को सिर्फ रीड करके छोड़ नहीं देना है कि मैंने टेस्ट कर लिया, उसमें जितने गलत हुए उन पर टिक लगाओ कि ये मुझे सेवरल टाइम्स रिवाइज करने हैं, उन पे भी टिक लगाओ। जो परहैप्स आपको आते नहीं थे, थोड़े से तुक्के से ठीक हो गए हैं, उनके फिर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। तो जो भी टेस्ट आप करोगे, 30-35 या 2 टेस्ट सीरीज़ के कर रहे हो तो 70 टेस्ट, उनके सारे क्वेश्चंस को स्पेशली जो रॉन्ग हुए थे उन्हें रिवाइज करना है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ना आप जो छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं, समथिंग दैट आई डिड, जो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बॉडीज़ का टॉपिक है, यूनाइटेड नेशंस होगी, आसियान है, सार्क है, ये सब इंटरनेशनल बॉडीज़ का अलग से एक्सेल, वर्ड डॉक या कहीं ना कहीं पे एक समराइज फॉर्म में एक जगह इसे इकट्ठा कर लीजिए। सिमिलरली जो रिपोर्ट्स होती हैं हमारी, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, लिवेबिलिटी इंडेक्स या फिर और कोई भी लॉजिस्टिक्स इंडेक्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा, इन रिपोर्ट्स का एक एक्सेल बना लीजिए, वर्ड डॉक्यूमेंट बना लीजिए, हार्ड कॉपी में लिख लीजिए। नेम ऑफ द रिपोर्ट, कौन सी बॉडी बनाती है, बाई एनियल है या एनुअल है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। इंडिया का रैंकिंग वगैरह क्या चल रहा है, लेटेस्ट रिपोर्ट अगर उस टाइम पे जो भी आई हो, स्पेशली अगर कोई बाई एनियल वगैरह रिपोर्ट रहती है ना, तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज इट डजंट कम एवरी ईयर। ठीक है, उसमें हमारी क्या रैंकिंग रही, किस किस पैरामीटर पे रैंकिंग दी जाती है, इन चीज़ों पे फोकस कर लेना। ये सिर्फ प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आई एम टेलिंग यू फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, दैट्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरव्यू में जाते ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किन किन पैरामीटर्स पे बेस्ड है। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा चेक हो जाता है कि मतलब ऑल्दो इट इज़ सेड कि इंटरव्यू इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, इट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, बट ट्रस्ट मी कि नॉलेज इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है, वो भी आपकी पर्सनैलिटी को ही कॉन्स्टिट्यूट करता है। प्री की बात करते हैं तो एक छोटी छोटी सी मैं साथ में डूज एंड डोंट्स भी बताती रहूँगी। आप अभी वैसे स्टार्टिंग ही कर रहे हैं, तो आपको परहैप्स इसकी इंपॉर्टेंस ना रियलाइज़ हो, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। रीड द स्टेटमेंट वेरी वेरी केयरफुली। ठीक है, इससे ज़्यादा आप रिग्रेट किसी चीज़ को नहीं करोगे अगर आपका एक भी क्वेश्चन इस वजह से रॉन्ग हो गया कि आपने नॉट वर्ड मिस कर दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट, जहाँ पर भी नॉट या कुछ ऐसा आ जाए, इन सर्कल दैट। ठीक है, वो बिल्कुल अलग से चमकना चाहिए माइंड में कि ये नॉट है। ओनली इस तरीके के जो कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो पूरे क्वेश्चन की मीनिंग चेंज कर लेते हैं। ओनली द फॉलोइंग थिंग्स आर करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके के वर्ड्स को हाईलाइट करिए, अंडरलाइन करिए, ध्यान से देखिए। हाँ, रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्री के लिए था। जिस दिन आपका प्री ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसी दिन से 1-2 दिन का ब्रेक लेके थोड़ा सा अनवाइंड हुई, अब मेंस की तैयारी ज़रूर शुरू कर दीजिए। भगवान ने चाहा तो आप उसी साल के मेंस में अपेयर करेंगे। गॉड फॉरबिड अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के ग्राइंड में इन्वॉल्व रहना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो मेंस की तुरंत तैयारी शुरू कर दीजिए।
प्री और मेंस के बीच का जो पीरियड होता है उस टाइम पे टेस्ट लिख के देखिए, ठीक है। आंसर राइटिंग कितने टेस्ट लिखने चाहिए, दैट इज़ वेरी वेरी सब्जेक्टिव। मैंने चारों जीएस के पेपर्स के एक एक टेस्ट लिख के देखे थे, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिख के देखे थे। अपने ऑप्शनल के मैंने 5 टेस्ट लिखे थे बिकॉज आई हैड जॉइंड अ टेस्ट सीरीज़। मैंने थोड़े कम ही लिखे। जनरली लोग बोलते हैं कि ज़्यादा लिखने चाहिए, परहैप्स आपको 8-10 टेस्ट पेपर 10-15 में से निकल जाना चाहिए। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। मुझे ये लगता है कि मेरी जो प्री से पहले के जो 4-5 महीने मैंने डेडिकेटेड तैयारी की थी आंसर राइटिंग की, एवरी सिंगल डे आई रोट आंसर, तो मेरे लिए इतना ज़रूरी नहीं था। टाइम मैनेजमेंट कहीं कहीं हो रहा था, मतलब दिमाग में आ रहा था कि ठीक है कुछ कुछ सही चल रहा है। तो अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो प्री के बाद का समय इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर आंसर राइटिंग। कई बार कुछ एब्स्ट्रैक्ट से क्वेश्चंस आ जाते हैं जिनमें परहैप्स आपको उसका कुछ भी अंदाज़ा नहीं होगा कि व्हाट टू राइट हियर। जैसे दिस ईयर ऑल्सो अ फ्यू क्वेश्चंस वर देयर, उससे पहले भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जिसका बच्चों को कुछ अंदाज़ा नहीं था। ऐसे क्वेश्चंस में मतलब एकदम से सिर्फ तुक्का मार के कुछ लिख देना इज़ नॉट एडवाइजेबल। अगर कुछ रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल यूएन स्कैप का क्वेश्चन था आपकी बार पेपर नंबर 2 में, काफ़ी बच्चों को ये नहीं आता था, पूछ रखा था कि स्कैप के कौन कौन से कमीशंस हैं, ठीक है। कंप्लीटली खाली मत छोड़ के आइए। यूनाइटेड नेशंस बॉडी का ज़रा सा लिख दीजिए कि यूनाइटेड नेशंस इज़ अ बॉडी दैट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ब्ला ब्ला ईयर, इट हैज़ फॉलोइंग ऑर्गन्स, यूएन स्कैप इज़ वन ऑफ दोज ऑर्गन्स। इतना भी लिख देंगे ना तो क्वाइट पॉसिबल कि एग्जामिनर टिक करके 1 नंबर आपको दे देगा। एंड दिस एग्जाम इज़ ऑल अबाउट स्कोरिंग दैट 1 मार्क एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट्स। तो कंप्लीटली मत छोड़िए, बट साथ ही तुक्का मत मारिए बिकॉज दैट कैन बी एन इंसल्ट टू द एग्जामिनर कि एकदम आप तुक्का मार के आएंगे। अगेन cannot be emphasized enough, read the question very very carefully। छोटा सा एग्जाम्पल दूंगी आपको। अब की बार कम्युनलिज्म पे क्वेश्चन था, कुछ कम्युनलिज्म पे था, एंड देन द क्वेश्चन की स्टेटमेंट रेड, हाउ डज द फॉर्मर लीड टू द लेटर, ठीक है, हाउ डज द फॉर्मर लीड टू कम्युनलिज्म। मेरे पीछे जो लड़का बैठा था उसने फॉर्मर को फार्मर पढ़ लिया, ठीक है। मतलब उस टाइम पे ऑफकोर्स आप बहुत टेंशन में होते हैं एंड ऑल दैट, उसने सिर्फ फार्मर पढ़ लिया तो देखो सारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट की सेंस चेंज हो गई, और उसने कुछ आंसर इस तरीके से लिखा कि हाउ डज द फार्मर कंट्रीब्यूट टू कम्युनलिज्म। वो उस पर कुछ फिर भी लिख के आया, तो ठीक है, हेड्स ऑफ टू हिम कि इसका भी इसने कुछ आंसर बना दिया। बट अगैन बी वेरी केयरफुल की स्टेटमेंट क्या है। कुछ अब की बार इस तरीके से भी क्वेश्चन था कि शेड्यूल्ड कास्ट वगैरह का से रिलेटेड, SC ST से रिलेटेड क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस टू एलिविएट देयर कंडीशन। तो उस क्वेश्चन में था टू मेजर्स लिखनी थी, मेंशन एनी 2 मेजर्स। जिसने 2 नहीं पढ़ा और अपना सारा ज्ञान वहाँ पे प्रकट करके आ गए, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, दैट डजंट गो वेल, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इन वर्ड्स पे ना ध्यान रख लेना। मेरे भी 2 क्वेश्चंस में ऐसी ही गलती हुई थी जिससे स्टेटमेंट पूरा ही सेंस चेंज हो गया। तो बहुत ही ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ना, आपका 1 मिनट आंसर राइटिंग में कम हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा कॉम्पनसेट हो जाएगा अगर आपने क्वेश्चन सही से पढ़ रखा है। आंसर राइटिंग की मैंने उसकी आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस की है, बात कर ली मैंने। वेरी इंपॉर्टेंट, अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसे आके बोल देता है अच्छा तूने ज्योग्राफी का सिर्फ NCERT पढ़ रखा है, तूने और नहीं पढ़ा है, तेरा नहीं निकलेगा, ऐसे नेसेयर से या नेगेटिव टॉक से कीप योर सेल्फ अलूफ। यू हैव गाइडेंस अवेलेबल। अपने सर से आके बात कीजिए, सर ऐसा है क्या, मैंने इतना कोर्स कर रखा है, यहाँ से कर रखा है, डू आई नीड टू कवर मोर। बच्चों कई बार ये होता है कि हम बहुत सारी किताबें मार्केट से उठा लाते हैं, बट ट्रस्ट मी वो सब रिवाइज़ करने का ना किसी के पास टाइम नहीं होता है। और जब तक आप रिविजन नहीं करोगे तो कोई मतलब ऐसा चैम्प एक्सपर्ट नहीं पैदा होता जिसने एक बार किसी किताब की रीडिंग ले ली एंड द पर्सन कैन रिटेन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एवरीथिंग रिक्वायर्स मल्टीपल रिविजन्स। मेरा कुछ ऐसा मंत्रा था कि चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, स्पेशली प्री एंड मेन से पहले मैंने हर एक किताब या फॉर दैट मैटर करंट अफेयर्स 4-4, 5-5 बार कम से कम पढ़े थे, ठीक है। 4-4, 5-5 अच्छे वाले रिविजन, और बाकी जो रहता है कि लास्ट मोमेंट पे होता है ना, उस टाइम पे आप किताब को फटाफट फ्लिप करके जिन फैक्ट्स या स्टैटिस्टिक्स को फॉरगेट करने की टेंडेंसी रहती है। लास्ट की रिवीजन थोड़ी क्विक वाली वैसी होनी चाहिए कि लास्ट के 1 वीक में जब प्री से पहले रिवीजन कर रहे होंगे ना, तो जो कुछ आपने स्पेशली हाईलाइट कर रखा हो, किताब पलटी, अच्छा इस पे फलानी चीज़, हाँ ये ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सी बिल्कुल फैक्ट्स हाईलाइट करके पहले वाली डिटेल रिविजन्स होनी चाहिए। मेंस में अब हम एक बात करते हैं, थोड़ा पेपर वाइज चलते हैं। पेपर 1 इसमें करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहता है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री वगैरह जो है अपना, तो इसमें करंट अफेयर्स का ज़्यादा नहीं है, तो मेनली आप बुक्स वगैरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। बट यहाँ पे भी डू सम स्मार्ट स्टडी। वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर एग्जांपल इज़ अ टॉपिक दैट कैन बी विद अ लिटिल बिट ऑफ हंच,
कैन बी लेफ्ट परहैप्स। मैंने वर्ल्ड हिस्ट्री छोड़ रखा था, सिर्फ वर्ल्ड वॉर 1-2 पढ़ लिया था, क्योंकि आउटपुट इनपुट रेशो थोड़ा ख़राब है। सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर, इस पर बहुत ज़्यादा माथा मत मारिएगा, डेफिनेटली इट्स एन, कई बार बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट एक बेसिक से सोर्स से करके इट इज़ सो वास्ट कि पता नहीं कहाँ से आ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब एफर्ट मत करिएगा। लिमिटेड एक अपना स्टैंडर्ड प्रिसाइज सोर्स चूज़ किया, वहाँ से किया, ख़त्म बात। बाकी करंट अफेयर्स का थोड़ा ध्यान रखना कि आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्या चल रहे हैं। कमिंग टू पेपर 2, वेरी वेरी डायनामिक। स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है, हमारी लक्ष्मीकांत वगैरह हैं, पर ये इतना डायनामिक है कि इंटरनेशनल रिलेशंस, कौन सी कंट्री के साथ क्या चल रहा है, व्हाट आर द न्यू डेवलपमेंट्स, कंप्लीटली बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने क्या रिफॉर्म्स प्रपोज किए हैं लेटेस्ट, लॉ कमीशन ने क्या प्रपोज किया है। सो करंट अफेयर्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाइए, नोट्स नहीं बनाने तो कंपाइलेशंस जो आते हैं आपकी इंस्टीट्यूट दे रही होगी या वेबसाइट्स दे रही हैं, वहाँ से रिवाइज करिए, लेकिन करंट अफेयर्स को लिंक करते जाइए स्टैटिक पोर्शन के साथ, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एक अलग से एक्सेल वगैरह बना सकते हैं जिसमें आप इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स वगैरह को, फॉर एग्जांपल हमारा स्पेंड ऑन हेल्थ क्या है, हमारा स्पेंड ऑन एजुकेशन क्या है, इस तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स होती हैं जो आपको टिप्स पे रहने चाहिए। पेपर नंबर 3, अगेन डायनामिक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। जो भी नए बिल्स आ रहे हैं, नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ गई चाइना से, जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो भी नया चल रहा है, जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में से जब भी आप पढ़ते हैं तो सिर्फ उसे पढ़िए मत, अच्छे से समझ लीजिए, याद कर लीजिए। द मोमेंट जेनेटिक मॉडिफाइड ब्रिंजल क्रॉप आपके सामने आ गया तो आपको पता होना चाहिए जीएम क्रॉप है क्या। ठीक है, वर्ड देखते ही उसके मीनिंग में जाने की कोशिश कीजिए। बिल्स वगैरह जो आ रहे हैं उन्हें लर्न कीजिए। कमिंग टू पेपर नंबर 4, वन ऑफ द नेग्लेक्टेड एंड इग्नोर्ड पेपर्स, लोग थोड़ा सा इसे लाइटली ले लेते हैं, बट ट्रस्ट मी, मतलब दिस पेपर ऑल्सो डज रिक्वायर प्रिपरेशन। इसका भी बहुत डायनामिक है। पिछले से पिछले साल थिंकर्स वगैरह बहुत पूछ लिए थे, जॉन रॉल्स एंड दिस एंड दैट। हमारे वाले में 2017 वाले में उन्होंने मोस्ट अपना फोकस रखा टर्म्स वगैरह पे और सिचुएशंस पे। ठीक है, थिंकर्स वगैरह कुछ नहीं आया। अगेन वेरी डायनामिक, यू कांट अफोर्ड टू फॉरगेट और इग्नोर वन आस्पेक्ट एंड फोकस ओनली ऑन द रिमेनिंग। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, कोई भी स्टैंडर्ड बुक चूज़ करके उसमें से सारी टर्म्स की डेफिनेशंस प्रॉपर्ली लिख लीजिए अपने पास एक जगह, छोटे छोटे से नोट्स बना लीजिए, एंड हर एक चीज़ के ना अपने माइंड में एग्जाम्पल ज़रूर याद कर लेना। जैसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, इसका आप एग्जाम्पल याद करके रख लीजिए। आई हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मैंने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर से रिलेटेड कुछ कुछ बना रखे थे। एक सिंपल से एग्जाम्पल दूँ कि फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग इन द ऑफिस एंड माई बॉस टेल्स मी कि यू आर सपोज टू साइन ऑन दीज फाइनेंशियल्स, जिसमें थोड़ी सी फजिंग की गई है फाइनेंशियल्स की। ठीक है, सो मतलब एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मेरी जॉब बोलती है कि तुम्हें सही काम करना चाहिए, मेरा मॉरल बोलता है कि तुम्हें साइन नहीं करने चाहिए, बट ऑन दी अदर हैंड मतलब बॉस की तरफ से जो आ रहा है, तो माई लॉयल्टी टूवर्ड्स द बॉस परहैप्स और द फैक्ट दैट ही कैन रूइन माई करियर टेल्स मी कि तुम्हें एटलीस्ट अपनी फैमिली का ब्रेड अर्नर होने की वजह से साइन कर देनी चाहिए। तो इस तरीके के छोटे छोटे एग्जाम्पल्स, स्पेशली उन्हें थोड़ा सा रियलिस्टिक रखना। ठीक है, एग्जाम्पल्स को, एग्जामिनर लाइक्स इट। एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, अगर तुम्हें अपने फ्रेंड को चीटिंग करानी है, ठीक है, स्कूल वगैरह में सबके साथ होता होगा, दिखा दे थोड़ा सा, या तुम कहते होगे दिखा दे तो उसे ना माइंड में रखिए कि इट इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल। एक तरफ अगर तुम दिखा देते हो तो यू आर हेल्पिंग योर फ्रेंड, ठीक है, लेकिन जब तुम उसके दिखा रहे हो, उसको अपना पेपर दिखा रहे हो, एट द सेम टाइम यू आर सेटिंग अ रॉन्ग प्रेसिडेंट कि तुम मत करो तैयारी, बिना तैयारी के भी चीज़ें निकल जाती हैं। सो इस तरीके के जो एग्जाम्पल्स होते हैं, एक तरफ से ये हेल्प करने का एग्जाम्पल है कि यू आर हेल्पिंग समबडी, तो उस तरीके से देखिए तो इट्स अ राइट एक्ट। बट दूसरे तरीके से देखें, मॉरली इज़ इट राइट, आपके मतलब कॉन्शियंस के साथ जेल वेल कर रहा है, इन दैट सेंस इट इज़ रॉन्ग। तो एक एक्शन को जज करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। यूटिलिटेरियनिज्म वाला प्रिंसिपल है, या कई सारे हैं, आप पढ़ेंगे तो रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स थोड़ा सा याद रखिए। अपनी लाइफ को एनालाइज करके आपने लाइफ में क्या अच्छे काम कर रखे हैं, क्या बुरे कर रखे हैं, उनका मतलब आई डिड दिस, आई जॉटेड डाउन ऑल दोज सो दैट आई कुड यूज़ देम एज एग्जाम्पल्स इन माई पेपर, एंड ट्रस्ट मी, इट हेल्प मी बिकॉज मैंने ऐसे एग्जाम्पल्स यूज़ किए थे। इस पेपर को इग्नोर मत कीजिएगा, डेफिनेशंस वगैरह ज़रूर रखिएगा। कोट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली गांधी जी, स्वामी विवेकानंद, आइंस्टाइन, नेल्सन मंडेला, ये चार तो मतलब हमारे ऐसे हैं, इनकी ब्यूटीफुल सिंपल सी थॉट्स हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ज़रूर कर लीजिएगा, वेमेन, कैरेक्टर, नेशन बिल्डिंग, एनिमल राइट्स, दिस एंड दैट, एंड गांधी जी
एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, ठीक है। गांधी जी की तो मतलब किसी भी टॉपिक पे कोई भी थॉट है ना, तो मतलब चाहे उनका वो टैलिस्मैन है, आई विल गिव यू अ टैलिस्मैन टुडे, दिस एंड दैट, वो लर्न कर लीजिएगा, यू कैन कोट इट एनीवेयर, नॉट ओनली इन GS4 एंड essay बट ऑल्सो इन अदर पेपर्स। मैंने यूज़ किया था GS 1 2 3 में भी, जहाँ पॉसिबिलिटी होती थी आई यूज्ड कोट्स। Okay, so GS4, as I've told you, please don't ignore this paper, it's important. Coming to essay, essay में मतलब 2-3 छोटे छोटे my bits of advices to you. एक तो करंट अफेयर्स को जो है रिलेट करिएगा, करंट अफेयर्स में से स्टैटिस्टिक्स वगैरह निकाल के, किसी की कोई अच्छी स्टेटमेंट आई है, जो अच्छी अच्छी सी स्टेटमेंट होती है ना समटाइम, जो एकदम से स्ट्राइक करती है माइंड में, उनका कहीं पे ना लिख के थोड़ा सा वो बना लेना कंपाइलेशन। आई डिड दैट। एक छोटी सी स्टेटमेंट है, डेमोग्राफिक डिविडेंड इज़ नॉट डेस्टिनी बट ओनली एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है। छोटी सी लाइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट सा मैसेज कन्वे करती है कि कुछ करोगे तो तुम अपने डेमोग्राफी के का एडवांटेज रीप कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि बस आपके पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो ठीक है, इंडिया इज़ गोइंग टू बी एट द टॉप स्लॉट, उसको अचीव करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। सिमिलरली विमेन से रिलेटेड वो एक लाइन है कि विमेन कॉन्स्टिट्यूट हाफ द ह्यूमैनिटी एंड इफ दिस हाफ ऑफ ह्यूमैनिटी इज डिप्राइव्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हाउ कैन अ नेशन प्रोग्रेस, ठीक है। ऐसी छोटी छोटी सी लाइनें अपने बिल्कुल माइंड में याद रखना ताकि कहीं पर भी आ जाए तो इमीडिएटली लिख सकें। ओके, ऐसे को आप 2-3 स्केल्स पे बिल्ड कर सकते हो। मेरा यही अप्रोच था। पहली बात तो ऐसे की प्रैक्टिस करना, डू इंश्योर कि आपने कम से कम 10-15 ऐसे लिख रखे हों बिफोर यू सिट इन द एग्ज़ाम। ऐसे लिखने से पहले डायरेक्टली कभी लिखना स्टार्ट मत कर देना, थोड़ा सा 15-20 मिनट दिया करो कि आप उसका प्रोफॉर्मा तैयार कर लो कि मेरा स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है ऐसे का। मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, मैं कोट के साथ स्टार्ट करूंगा, मैं स्टोरी के साथ स्टार्ट करूंगी, उसके बाद मैं फ्लॉज डिस्कस करूंगी, मैं बेनिफिट्स डिस्कस करूंगी, मैं सोल्यूशंस प्रपोज करूंगी। स्ट्रक्चर बनाने में गिव गुड 15 to 20 मिनट्स, 25 मिनट्स में निकल जाएं तो नो वरीज, बट वहाँ से आपका पूरा स्ट्रक्चर आता है। डिवोट गुड टाइम टू दैट। उसके बाद अपने ऐसे को ना आप एक तो टेम्पोरल स्केल पे बिल्ड कर सकते हो, विच मीन्स समथिंग लाइक एंशिएंट टाइम्स में ऐसे होता था, मिडीवल टाइम्स में ऐसा होता था, मॉडर्न टाइम्स में ऐसा होता था। 2-3 पैराग्राफ आपके इस पे निकल जाएंगे। इंडिया का कंपैरिजन टू द वर्ल्ड, दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेटिस्टिक या गुड पैरामीटर। इस पे भी आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो, चाहे वो वेमेन का है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, किसी का भी। इंडिया का कंपैरिजन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एक जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है ऐसे में, एक्सप्लोर मल्टीपल डिमेंशंस। वो जो होते हैं ना हमारे GS के पेपर्स में भी, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, क्लाइमेट, कल्चर, दिस एंड दैट, रिलीजन, उन सारे मल्टीपल एस्पेक्ट्स को आप अपने आंसर ऐसे में यूज़ कीजिए। एक पैराग्राफ से जब अगले पैराग्राफ पे आप ट्रांजिशन करते हैं तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन कॉन्टीन्यूटी और फ्लो बिटवीन द 2 पैराग्राफ्स, ठीक है। इस चीज़ को अगर आपने अभी, क्योंकि ऑफकोर्स आपने अभी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस नहीं किया होगा, बट जब भी आप करोगे 2 months 3 months डाउन द लाइन, तो बेयर इन माइंड मेरी ये वाली बात ज़रूर ध्यान रखना, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ पे जाते टाइम यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ कनेक्टर्स। हैविंग, आपने सपोज सोशल पार्ट डिस्कस कर लिया, सोशल इम्प्लीकेशन, इकोनॉमिक वाले पे आ रहे हो तो कुछ इस तरीके से लिखो, हैविंग एक्सप्लोर्ड द सोशल इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्ला ब्ला इशू लेट अस मूव ऑन टू द इकोनॉमिक आस्पेक्ट। ये ना कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करता है, एकदम ये नहीं लगता सोशल डिस्कस कर रहा था, अच्छा अब बंदा इकोनॉमिक पे आ गया। थोड़ा सा कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करने के लिए एक सिंगल लाइनर, कुछ ऐसे वर्ड्स, नॉट ओनली द सोशल इम्प्लीकेशंस, देयर आर ऑल्सो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ ब्ला ब्ला टॉपिक, ठीक है। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं बट कॉन्टीन्यूटी रखती हैं। ऐसे में डायग्राम्स अवॉइड करिएगा। कुछ लोग आजकल हेडिंग भी लिखते हैं, ऐसे हेडिंग्स के साथ साथ लिखते हैं, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। ऐसे लोगों को भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। आई पर्सनली अवॉइडेड राइटिंग हेडिंग्स, रादर मैं डबल अंडरलाइन ज़रूर कर देती थी जब मेरा एक नेक्स्ट पैरा स्टार्ट होता है और उसमें जो पैराग्राफ का क्रक्स है कि मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, उसे थोड़ा मैं डबल अंडरलाइन कर देती थी, बट एज सच हेडिंग नहीं करी। डायग्राम्स वगैरह मत बनाइएगा। ऐसे स्टार्ट करने का और एंड करने का 2 तरीके होते हैं, कई होते होंगे बट आई थिंक जो मुझे लगता है कि अच्छे हैं। एक तो आप किसी ना किसी कोट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। कोट्स को तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। संस्कृत की भी कोट्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना एजुकेशन का ऐसे ही स्टार्ट किया था। इंग्लिश में लिखा था कि नॉलेज इज़ दैट लिबरेट्स, बट उससे पहले हिंदी में लिखा था या विद्या सा विमुक्ते, सो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माय एसे। संस्कृत की भी लिख सकते हैं, जो लिपि होती है वो इंग्लिश वाली होनी चाहिए, लिपि, यू अंडरस्टैंड। इंग्लिश में लिखना YA या VIDYA विद्या, इस तरीके से। उसके बाद द सेकेंड इम्पॉर्टेंट वे टू स्टार्ट एन essay, you can start with anecdotes,
ठीक है। एनसीईआरटीज़ की किताबें पढ़ के देखना, एक चैप्टर की ज्योग्राफी की है, ह्यूमन सेटलमेंट वगैरह कुछ टॉपिक है, उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल स्टार्टिंग कर रखी है ना एनसीईआरटी की बुक ने। वो बोलते हैं कि ABC, फॉर एग्जाम्पल सीमा इज़ 40 years old and she has come to the city for the first time, and she sees that on the one hand there are tall skyscrapers and on the other hand there are slums. So she is now left wondering whether development leads to inequality. ठीक है, कितना ब्यूटीफुल सा सिंपल सा इंसिडेंट लेके उन्होंने कितनी प्यारी सी अपना एक स्टोरी बना दी है, बिगनिंग बना दी है। ऐसे ऐसे एनेक्डोट्स अपने माइंड में याद करके, खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के, हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं? क्लाइमेट, विमेन, एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, कुछ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो ये सब जो है ना, इन सभी के पहले ही बना के रख लेना, डायरेक्टली पेपर में जाके इन्वेंट मत करना, घर से बना के जाना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सारे कोट्स, ऐसा ऐसे आ गया तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करूँगा, इसका एंड कहाँ पे करूँगा, और कुछ हमारी जनरल कोट्स होती हैं। जैसे उनकी वो एक लाइन है रविंद्रनाथ टैगोर जी की कि वेयर द हेड इज़ हेल्ड हाई एंड द माइंड इज़ विदाउट फियर, ऐसे करके। तो वो बहुत ब्यूटीफुल सी पोएम है, उसमें मतलब इतनी पॉजिटिव टोन है ना कि उसमें है कि इनटू दैट कंट्री ऑफ हेवन ओ माय लॉर्ड, इनटू दैट हेवन ओ माय लॉर्ड लेट माय कंट्री अवेक, कि भगवान मतलब मेरे देश को ऐसे हेवन बना दो, इस तरीके से। ये जनरल सी स्टेटमेंट है। आप अपने ऐसे को एंड कर रहे हैं तो आप ऐसी ब्यूटीफुल सी कोट के साथ कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपने टॉपिक डिस्कस किया, आपने खूब सोल्यूशंस दिए हैं, ऐसा ऐसा करने से क्लाइमेट चेंज भी ठीक हो जाएगा, विमेन का वो ठीक हो जाएगा, एजुकेशन, हेल्थ, ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन यू कैन एंड ऑन अ पॉजिटिव नोट कि नाउ एंडिंग द एसे विद द लाइन्स फ्रॉम रविंद्रनाथ टैगोर एंड यू कैन राइट दिस थिंग कंक्लूजन। तो दिस वॉज अबाउट एसे। थोड़ा सा मैं बताऊँगी आपको मेंस में आपका आंसर्स एनरिच करने के लिए जो थोड़ी छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। एक तो स्टैटिस्टिक्स वगैरह याद रखिए, जैसे मैं बता रही थी, अपना रैंकिंग ऑन वेरियस रिपोर्ट्स, अपना स्पेंड ऑन वेरियस थिंग्स। दूसरा, आप कमेटीज़ वगैरह के नाम ज़रूर याद रखिए, किस इशू पे कौन सी इंपॉर्टेंट कमेटी बनाई गई है, उसके रिकमेंडेशंस क्या हैं, क्योंकि जब आप किसी क्वेश्चन में सोल्यूशंस खुद प्रपोज कर रहे हैं ना, दैट कैरीज लेसर वेट एज कम्पेयर टू द सोल्यूशंस प्रपोज्ड बाय एन एक्सपर्ट पैनल। सो कमेटीज़ वगैरह के नेम्स आप याद रखिए। तीसरा, कोड्स वगैरह भी थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। एथिक्स में तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं, बाकी में भी अगर लग जाए तो कहीं ना कहीं यूज़ कर लीजिए। Intro, body, conclusion is the most often repeated format. You should try to stick to that. But let me emphasize, पेपर में टाइम इतना कम होता है कि 20 के 20 क्वेश्चंस में आप परहैप्स ये फॉर्मेट नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे डोंट वरी, इट हैपन्स टू एवरीबडी। कोई भी 20 के 20 क्वेश्चन सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं लिख के आता है। तो आपके शुरुआत वाले परहैप्स बहुत अच्छे होंगे, लास्ट वाले में थोड़ी क्वालिटी डिटीरियोरेट हो जाएगी। लेट दैट हैपन, बट एंश्योर दैट यू कंप्लीट द पेपर। अगर आपके पास दो चॉइस है ना, कि आप 15 क्वेश्चंस बहुत अच्छे अटैम्प्ट कर रहे हैं वर्सेस 20 क्वेश्चंस एवरेज अटैम्प्ट कर रहे हैं, सो आई एम सेइंग इट, प्लीज़ फोकस ऑन कंप्लीटिंग योर पेपर, दैट विल फेच यू मोर मार्क्स। पेपर को कंप्लीट करना इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, तो अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीख लीजिएगा। Yeah, so that was about enriching your answers, quotes and all. Now coming to the interview part. देखिए, it is मतलब often said कि interview is a test of your personality and not your knowledge. वाकई पर्सनालिटी की तो टेस्टिंग होती ही है, तो उसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बी वेरी वेरी पॉजिटिव। ठीक है, आपसे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा गया है ना नेगेटिव सा, कि वो बहुत बार ना नेगेटिव टोन पे जानबूझ के स्टार्ट करते हैं इंटरव्यूअर्स। फॉर एग्जांपल, आई वाज आस्क्ड, आई हैव एक्सपीरियंस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, तो मुझे मैम ने बोला था कि इंश्योरर जो है हमारा IRDA, इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है, IRDA इज स्लीपिंग ना, देर आर सो मेनी अनएथिकल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन, इट इज़ स्लीपिंग। तो वो एक बेट होता है, ठीक है, उस बेट को बाइट मत करो कि आप भी लग जाओ, हाँ हाँ कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल ख़राब हो रहा है। सो दैट्स अ बेट एंड यू हैव टू टर्न इट अराउंड। सो गिव अ पॉजिटिव सा रिप्लाई कि येस मैम, डेफिनेटली देर आर अनएथिकल प्रैक्टिसेस गोइंग ऑन, बट देर इज़ अनदर फेसेट टू इट। वी आर अ नेसेंट कंट्री, हमारी कंट्री अभी डेवलप कर रही है, एंड IRDA इज कमिंग अप विद रेगुलेशन, सो इट हैज़ टेकन blah 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 steps in the past and these steps are on the anvil, they are being proposed। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्विस्ट देना चीज़ों को बहुत ज़रूरी है। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मतलब सिर्फ आपको वहाँ दिखाना है। ट्रस्ट मी, लाइफ में हर फेज में इट इज़ इम्पॉर्टेंट। भाई हर जगह बुराइयाँ या कुछ ना कुछ कमी होगा ही ना, हर जगह होगा, हमारी खुद की पर्सनैलिटी में भी होगा, हमारे आसपास है, बट लेट अस लुक एट द पॉजिटिव थिंग्स। नेगेटिव चीज़ों को तब नोटिस करना है जब हमें उन्हें ख़त्म करके कुछ सोल्यूशन प्रपोज करना है, इसलिए हमें नेगेटिव पे फोकस रखना है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम ये कहते रहे इंडिया का कुछ नहीं हो सकता, यहाँ तो इतना करप्शन है, ये है वो है। वहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी लाइए, नॉर्मल अपनी लाइफ में भी एंड ऑफ कोर्स इंटरव्यू में तो डेफिनेटली। इंटरव्यू रूम में एंटर करें, बी वेरी वेरी पॉजिटिव। जब आप इंटरव्यू में बच्चों घुसोगे ना तो यू नो आई जस्ट विश यू ऑल द बेस्ट कि यू नो मैक्सिमम ऑफ यू और रादर ऑल ऑफ यू की अपीयर इन द इंटरव्यू। उस टाइम पे बिल्कुल ये फीलिंग लेके घुसो, आई एम द ओनली वन हु डिजर्व्स टू बी हियर, ओके, फॉरगेट अबाउट एवरीवन एल्स हु इज सिटिंग अराउंड यू। लास्ट मोमेंट्स पे स्पेशली, चाहे प्री हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, बी सराउंडेड बाय पॉजिटिव पीपल, ठीक है। मोस्ट पॉजिटिव या मोस्ट आपके लिए हेल्पफुल कौन होते हैं? आपके पेरेंट्स, आपका भाई बहन, देन नेक्स्ट कम फ्रेंड्स। यू नो आई विश यू ऑल द लक, यू फाइंड रियली गुड फ्रेंड्स हु ऑलवेज मोटिवेट यू टू डू योर बेस्ट, बट डोंट गेट कैरिड अवे बाय नेसेयर्स, ठीक है। मैं एक छोटा सा, आई थिंक आई एम क्रॉसिंग द लिमिट सर, इज इट ऑलरेडी 5 मिनट्स। मैं एक एग्जांपल आपको स्पेशली देना चाहूँगी बच्चों। जब मेंस का पेपर था ये वाला, उससे 1 महीने पहले की बात है, मैंने सेल्फ स्टडी से प्रिपरेशन वगैरह किया था, तो मुझे काफ़ी सारी चीज़ों में कई चीज़ों में रादर डाउट्स वगैरह होते थे और मेरे पास रिजॉल्व कराने के लिए कोई था नहीं। तो मैंने जब यहाँ टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, मैं दिल्ली में आई थी, तो वहाँ पे एक पीजी में एक लड़की मिली एंड शी टोल्ड मी कि दीदी आपके डाउट्स हैं ना, आप एक बार जॉट डाउन कर लेना, मैं अपने सर से बात करूँगी। शी वॉज इन सम कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड वो काफ़ी हेल्पफुल है, ही वुड हेल्प यू आउट। वो मुझे उनके पास लेके गई, मैंने वहाँ जाके उनसे पॉलिटी वगैरह स्पेशली थोड़ी सी टफ रहती है, तो मैंने उनसे ना कुछ शेड्यूल 5 शेड्यूल 6 स्टेट्स के बारे में क्वेश्चन पूछा था। तो वो उन्होंने छूटते ही मुझसे बोला शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 स्टेट्स के नाम बताओ। 6 वाली तो मुझे ध्यान थी, मैंने बता दी। शेड्यूल 5 वाली मुझे सारी स्टेट्स के नाम याद नहीं थे एंड दिस हैपेंड 1 month बिफोर द मेंस। तो दैट पर्सन रिप्लाइड कि तुम्हारा अभी वो लेवल नहीं हुआ है कि यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस। एंड देन ही इवन वेंट ऑन टू से कि आजकल पेरेंट्स ये सोचते हैं हमारा बच्चा तो सुपर इंटेलिजेंट है, बिठा दो, सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, दिस एंड दैट। तो मतलब उन्होंने बहुत ही नेगेटिव चीज़ें कही थी। मतलब आई वॉज कम्प्लीटली शैटर्ड दैट डे। इट वॉज ओनली अ मंथ टू गो फॉर मेन्स एंड आई थॉट कि हियर इज़ माई असेसमेंट फ्रॉम वन ऑफ द लाइक टॉप इंस्टीट्यूट ओनर्स एंड ही थिंक दैट आई एम नॉट केपेबल ऑफ इवन पुटिंग क्वेश्चंस, ओके। तो उस दिन मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाई थी, रोई ज़्यादा थी और पढ़ी तो मतलब किताब सामने थी पर मैं कुछ पढ़ नहीं पा रही थी। एंड मैंने अपने भाई को भी कॉल किया एंड आई टोल्ड हिम कि ऐसा ऐसा हुआ है और ये तो ये बोल रहे हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारा। तो ही सेड कि मतलब डोंट वरी अबाउट सच पीपल, मुझे पता है मेरी बहन निकल जाएगी, तो तैयारी करती रहे अपनी, ठीक है। उस दिन मैं पढ़ी नहीं, बट नेक्स्ट डे मैंने वोक अप ना, तो आई थॉट कि चलो उस चीज़ के भी मैंने दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एनालाइज किए। पॉजिटिव ये था कि मैंने ये एनालाइज किया कि तुम्हारी प्रिपरेशन अभी परहैप्स अप टू द मार्क नहीं है, तुम्हें शेड्यूल 5 स्टेट्स के नाम याद होने चाहिए थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो भाई रिविजन ज़रूरी है। दूसरा नेगेटिव पार्ट फिर मैंने ये सोचा कि मैं इन्हीं की कहे पे अगर रह जाती हूँ या अपने आप को डीमोरलाइज कर लेती हूँ तो कुछ हो ही नहीं सकता है, देन आई एम गॉन। द ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन द पार्ट्स वेयर आई परहैप्स लैग बिहाइंड। तो मैं उनकी कही बात को कम्प्लीटली भूल गई। जो मेरे भाई ने कहा था मेरी बहन तो तू तो कर जाएगी, तू ये है तू वो है, उसने बूस्टअप करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बोली थी। आई ट्राई टू फोकस ऑन दैट, जो मेरा भाई बोल रहा है वो ठीक है, जो ये बोल रहे हैं वो नहीं। हाँ, उस चीज़ से मैंने ये ज़रूर सीख ले ली कि दीज आर द एरियाज वेयर यू लैग बिहाइंड एंड यू परहैप्स नीड टू डू मोर रिविजन। तो बच्चों आपकी भी लाइफ में अगर ऐसे नेसेयर्स आएँ, ऐसे लोग आएँ जो परहैप्स वुड ट्राई टू डीमोरलाइज यू, तो उसमें से थोड़ी सीख ज़रूर ले लेना कि आपको अगर कुछ नहीं याद है तो ट्राई वर्किंग ऑन दैट, बट एट द सेम टाइम डोंट गेट डीमोरलाइज्ड, ठीक है। इट इज़ लाइफ। 10 चीज़ें आपको बताऊंगी, आपके फ्रेंड को नहीं बताऊंगी। अगर आपका फ्रेंड वो वाले क्वेश्चंस पूछ ले जो उसे आते हैं आपको नहीं आते, तो मतलब उसमें ये मत हो जाना कि वो इसे ही सब कुछ आता है, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। परहैप्स ट्राई वर्किंग ऑन दैट बट डोंट गेट डीमोरलाइज्ड, ठीक है। लाइफ में कोई भी मतलब इतना चैंप तो हो ही नहीं सकता कि हर किसी को सब कुछ आता हो। खासकर प्री से पहले पेपर के बाहर खड़े हो, मेन से पहले पेपर के बाहर खड़े हो, तो ज़्यादा बच्चों से बात मत करना, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे किसी ने कोई ऐसी चीज़ बोल दी ना कि तुझे पता है ऐसा है कुछ है, तो तुम्हारे माइंड में एकदम जाएगा ओ गॉड इससे तो ये भी आता है और मुझे तो ये आता ही नहीं है, मुझे तो ध्यान ही नहीं है ये। तो लास्ट मोमेंट पे ज़्यादा अपने आप को जज करने की या वो कोई ज़रूरत नहीं है। थिंक दैट यू आर द ओनली वन हु डिजर्व्स टू बी हियर एंड यू हैव अर्नड दिस। जब आप मेंस लिखने जा रहे हैं तो रिमेंबर यू हैव अर्नड दिस, तुमने बहुत मेहनत की है, दैट इज़ वाई यू आर रीचिंग दैट स्टेज।
Be very, very positive throughout the process. It's a very long process, very strenuous one. So rely on your well-wishers, on your parents, teachers, and be very, very happy, optimistic. होगा तुम्हारा. Don't while away your time. Social media का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना. WhatsApp वगैरह ना बच्चों, मतलब सिर्फ उन्हीं ग्रुप्स में रहना जहाँ से कुछ काम की चीज़ हो सके, ठीक है. बाकी जो फैमिली वाले ग्रुप्स होते हैं, जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के आते हैं डेली, संस्कारी वाले ग्रुप्स को थोड़ा एग्जिट मार देना. दे आर ओनली अ डिस्ट्रैक्शन. लोगों के स्टेटस हर टाइम देखना थोड़ा छोड़ देना. वरना जो तुम प्रिपरेशन कर रहे होगे, तुम्हारे फ्रेंड्स वगैरह जो इस टाइम मस्ती मार रहे होंगे, फॉरेन घूम रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, उसे देख के तुम्हारे मन में ये आएगा, लुक व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट आई एम डूइंग. तो थोड़ा सा बी वेरी पॉजिटिव. तुम्हारी भी लाइफ में बहुत अच्छा टाइम आएगा. सोशल मीडिया वगैरह का ध्यान से इस्तेमाल करना, पॉजिटिव रहना. What else? Time management, very, very important. So I think on this note, I would want to end, and all the best to all of you. Thank you.